इश्क वाला। ऑबरॉय मैंशन के अंदर जाते ही जेहान चारों तरफ देखता है और फाइल्स को टेबल पर रखते हुए खुद से कहता है, शुक्र है कि यहाँ पर कोई नहीं है। और इतना कहकर वो सीधा साहित्य के कमरे की ओर चल देता है। पिछली बार यहाँ आने के कारण उसे पता चल गया था कि साहित्य का कमरा कहाँ है, तो वो कमरे में जल्दी पहुँच जाता है। कमरे के अंदर जाते ही जेहान साहित्य को आवाज़ लगाता है, साहित्य सर, साहित्य सर। पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं आता और जेहान खुद से कहता है, वो तो यहाँ पर भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। ये कहकर वो जैसे ही पलटने वाला होता है कि साहित्य से टकरा जाता है, जो अभी अभी स्विमिंग करके आया था, और पैर गीले होने के कारण साहित्य संभल नहीं पाता और जेहान के साथ ही सोफे पर गिर जाता है। साहित्य के गीले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और पानी की बूंदें उसके चेहरे से होती हुई जेहान बनी जानवी के ऊपर गिरने लगती हैं और एक पल को जानवी ये भूल जाती है कि वो यहाँ पर क्यों आई थी और वो साहित्य की आंखों में खो जाती है और उसके हाथ खुद ब खुद साहित्य के सीने पर टिक जाते हैं। और वहीं साहित्य जेहान को घूर कर देख रहा था, क्योंकि उसके अचानक पलटने के कारण ही वो दोनों ऐसे गिर गए थे और ऊपर से जेहान पता नहीं कैसी अजीब तरह से उसे देख रहा था और जेहान के हाथ भी उसके खुले सीने को छू रहे थे। इससे पहले कि साहित्य कुछ कहता, उसके कमरे का दरवाज़ा एक झटके के साथ खुल जाता है और वहाँ पर खड़ा इंसान मुंह खोले साहित्य और जेहान को देखने लग जाता है। और वहाँ खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि अंश था। अंश हैरानी के मारे अपनी आंखें मसलता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, पर नहीं, ये सच था कि उसका भाई और उसका सेक्रेटरी जेहान एक साथ सोफे पर थे, वो भी एक दूसरे के ऊपर। अंश दूसरी ओर अपना चेहरा घुमा लेता है और कहता है, भाई आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसे आपके रूम में नहीं आऊँगा, पर मुझे थोड़ी पता था कि आप और जेहान। खैर, मैं तो आपको ये बताने आया था कि दादू ने एक लड़की के साथ आपकी मीटिंग तय कर दी है ताकि आप एक दूसरे को मिल लो और शादी के लिए हाँ कर दो, पर यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। अगर आप हमें पहले बता देते कि आपको लड़कियाँ पसंद ही नहीं है, तो हम क्यों इतनी मेहनत से आपके लिए कोई लड़की ढूंढते। थोड़ा बुरा तो लगेगा, पर कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। मैं इस जेहान को ही भाभी बोल लिया करूँगा और मेरा सपना था कि आपके बच्चों के साथ खेलूँगा और वो मुझे चाचू 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 कहकर मेरे पीछे भागेंगे, वो भी कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। इतना कहकर अंश सिर हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है और वहीं साहित्य हैरानी से उसे जाते हुए देखता है और खुद से कहता है, ये लड़का पागल है क्या, क्या कुछ बोल कर जा रहा है, भाभी बच्चे, क्या था ये। तभी साहित्य को ध्यान आता है कि वो और जेहान इस समय किस पोजीशन में गिरे हुए थे और ये देखकर वो हड़बड़ी में उसके ऊपर से उठता है और बिना आगे कुछ भी कहे अपने कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर भाग जाता है। वहीं साहित्य के जाते ही जेहान उठता है और खुद से कहता है, ये अंश सर क्या समझ कर चले गए, और मुझे क्या हो गया था जो मैं इस इंसान को देखते ही उसमें खो सी गई। नहीं, आगे से मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे उनसे वो बात करनी है जो मैं करने आई थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आज तक का ही टाइम है। कुछ देर बाद साहित्य बाथरूम से बाहर निकलता है और अपने बाल तौलिए से पोंछते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो। जेहान साहित्य को देखते ही खड़ा हो जाता है और कहता है, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। साहित्य जेहान की ओर मुंह कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड हैं, जो कहना है जल्दी कहो। जेहान एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, आपने मेरे लोन की एप्लीकेशन क्यों कैंसिल कर दी। साहित्य दूसरी ओर मुड़ते हुए कहता है, क्योंकि मुझे वो ज़रूरी नहीं लगी। जेहान को हल्का गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, आपको पता भी है ये लोन मेरे लिए कितना ज़रूरी था और आपने बिना किसी की परेशानी जाने ये फैसला कैसे कर दिया कि ये बात ज़रूरी नहीं है। जेहान के गुस्से में साहित्य को जवाब देने के कारण साहित्य की मुट्ठियाँ भिज जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, पहली बात, मैं किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें जवाब क्यों दूँ, और दूसरी बात, मेरी कंपनी के और उसमें काम करने वालों के बारे में क्या फ़ैसला करना है और क्या नहीं, ये मुझ पर डिपेंड करता है। और आगे से कभी भी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जेहान कुछ कहने ही जा रहा था कि साहित्य की गुस्से से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, गेट आउट फ्रॉम हियर। और इतना सुनते ही जेहान थोड़ा डर जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है।
बाहर आते ही जेहान की आंखों से आंसू की एक बूंद बाहर निकल आती है और वो खुद से कहता है, अब मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं पैसे? उसने इतना कहा ही था कि उसके कानों में एक औरत की आवाज़ पड़ती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जेहान उस आवाज़ की दिशा में पलटकर देखता है और पाता है कि वहाँ पर माया खड़ी थी, जो मुस्कुराते हुए उसी को देख रही थी। माया ने काले रंग की खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी और उसके गले में हीरों का एक हार था, और वो इतराते हुए धीमे कदमों से चलते हुए जेहान के पास आती है और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, मिस्टर असिस्टेंट, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जेहान उसकी ओर देखता है और कहता है, पर आप मेरी मदद क्यों करेंगी? माया तिरछा मुस्कुरा देती है और कहती है, देखो, जैसे हर चीज़ की एक कीमत होती है, वैसे ही मदद के बदले मदद भी होती है। जेहान नासमझी में कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। माया पलटती है और कहती है, मेरे साथ आओ, सब पता चल जाएगा। और ये कहकर वो अपने कमरे की ओर चल देती है। जेहान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि साहित्य ने भी मना कर दिया था और अब माया खुद सामने से ऑफर कर रही थी। तो जेहान एक बार सब देखने के लिए कि वो असल में क्या चाहती है, उसके पीछे चल देता है। माया के कमरे में जाते ही माया बेड पर बैठ जाती है और जेहान को दरवाज़ा बंद करने को कहती है। जेहान डरते हुए दरवाज़ा बंद कर देता है तो माया उसे सामने सोफे पर बैठने को कहती है। जेहान, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम बैठ सकते हो। जेहान उसकी ओर देखता है और कहता है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। माया मुस्कुरा देती है और कहती है, तुम्हारी मर्जी। चलो मुद्दे की बात पर आते हैं। मैंने सुना है कि साहित्य ने तुम्हारा कोई लोन कैंसिल कर दिया। जेहान हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, पर आपको कैसे पता? वो ज़रूरी नहीं है कि मुझे कैसे पता। यहाँ तक मैं जान पा रही हूँ, इस समय तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। माया मुस्कुराते हुए कहती है और फिर जेहान को देखती है, देखो जेहान, इस समय हम दोनों को किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें पैसों की और मुझे तुम्हारी। जेहान माया की बातें पूरे ध्यान से सुन रहा था और वो बोलता है, आपको मेरी क्या ज़रूरत है? माया कहती है, तुम साहित्य के पर्सनल असिस्टेंट हो और उसके थोड़ा बहुत करीब भी। अगर साहित्य कहीं जाता है तो तुम उसके साथ ही जाते हो, राइट? तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा और उसके बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। जेहान माया की बातें गौर से सुन रहा था और उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि माया को देखकर उसे इतना तो यकीन हो गया था कि माया उससे कोई सीधा काम तो करवाने नहीं वाली, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करवाना चाहती है उससे कि उस काम के बदले वो उसे मुंह मांगा पैसा देगी। जेहान थोड़ा सकपकाते हुए कहता है, आप सीधा सीधा बताएंगी कि आप चाहती क्या हो? माया बेड पर से खड़ी होती है और जेहान की ओर बढ़ते हुए कहती है, साहित्य को मारना। माया की बात सुन जेहान की सांसें उसके गले में ही अटक जाती हैं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि माया अपने ही बेटे को मारना चाहती है, क्योंकि जेहान को तो यही लगता था कि माया ही साहित्य की माँ है, पर उसे असलियत का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। आप सर को मारना चाहती हो, पर क्यों? माया जेहान को देखती है और हंसने लग जाती है। अरे, तुम तो डर गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं क्यों साहित्य को मारने लगी? मैं कोई मर्डरर थोड़ी हूँ। जेहान को माया की बात सुन थोड़ी शांति मिलती है, पर फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ तो खटक रहा था। वो आगे कहता है, तो फिर आप सीधा सीधा क्यों नहीं बता देती कि आप मुझसे क्या चाहती हो? माया पास में पड़ी शराब की बोतल उठाती है और एक गिलास में निकालते हुए कहती है, वो मैं तुम्हें आज शाम को बता दूंगी, अगर तुम मेरे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो तो। जेहान कुछ सोचता है और फिर कहता है, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। क्या पता आप साहित्य सर को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। माया हंस देती है और कहती है, अगर मुझे साहित्य को मारना होता या फिर कुछ नुकसान पहुंचाना होता तो मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार थोड़ी करती। अब तक तो न जाने कितनी बार उसे तकलीफ दे चुकी होती। जेहान कुछ सोचने लग जाता है और फिर कहता है, माया जी की बात ठीक लगती है, पर वो मेरा ही इंतज़ार क्यों करती? वो सर को पहले भी तो नुकसान पहुंचा सकती थी ना, और फिर वो मुझे पैसे भी दे रही हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। पर अगर इन्होंने कुछ गलत करवाया तो? पर ये कुछ गलत कर भी नहीं सकते। सर कौन सा राह चलते इंसान है जो कोई भी आएगा कुछ भी करके चला जाएगा। शायद मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। नहीं, पहले मुझे काम जानना होगा,
फिर ही मैं कुछ कहूँगा। ये ठीक है। अपने मन में ये सब सोच कर ही जिहान माया को देखता है, पर तभी माया की आवाज़ ही उसके कानों में पड़ती है। क्या सोच रहे हो? जिहान गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं आपका काम करने के लिए भी तैयार रहूँगा, पर आप मुझे वो काम अभी बताएंगी। माया टेढ़ा मुस्कुरा देती है और कहती है, ठीक है, बता देती हूँ। वो क्या है, तुम्हें बस किसी तरह साहित्य को रिसोर्ट गोल्डन स्टार में लेकर जाना है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलेगी जो कि मेरे दोस्त की बेटी है, और मैं चाहती हूँ कि साहित्य उससे शादी कर ले। पर अगर ये बात मैंने साहित्य से कही कि वो बस एक बार उससे मिल ले, तो वो कभी नहीं मानेगा। बस तुम्हें मेरा इतना सा ही काम करना है कि उसे वहाँ लेकर जाना है, बाकी का काम हम लोग खुद देख लेंगे। माया की बात सुन जिहान हंस देता है और कहता है, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करो। अगर आप ये मुझे वैसे कह देती तो मैं वैसे भी ये काम कर देता। माया हंसती है और कहती है, इसका मतलब तुम्हें अभी पैसे नहीं चाहिए? जिहान झट से कहता है, चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे इस समय बहुत ज़रूरत है। माया मुस्कुरा देती है और अपनी अलमारी की ओर बढ़ जाती है और वहाँ से 50,000 लेकर आती है और जिहान की ओर बढ़ाते हुए कहती है, अभी के लिए इतने ही, बाकी का पैसा काम होने के बाद। जिहान जल्दी से उससे पैसे लेता है और कहता है, आपका काम हो जाएगा, अभी मैं चलता हूँ। ये कहकर जिहान वहाँ से जाने लगता है और उसके कमरे से बाहर निकलते ही माया हंसने लगती है और फिर शराब का एक घूंट भरते हुए खुद से कहती है, बेचारा मेरे जाल में फंस गया। अब देखना मैं तुमसे क्या क्या करवाती हूँ, और साहित्य तुम्हारी जिंदगी भी देखना कैसे एक झटके में बदलती है। वहीं जिहान पैसे लेकर जब माया के कमरे से निकलता है तो सामने से आ रहे अंश से टकरा जाता है। जिहान झट से कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। अंश उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और फिर कहता है, इट्स ओके जिहान। भाभी? जिहान उसे आंखें बड़ी किए हैरानी से देखता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? अंशु उसकी ओर थोड़ा झुकता है और कहता है, आपको भाभी कह रहा हूँ, भाभी जी। जिहान खुद का सिर झटकता है और कहता है, आप ऐसे मुझे ये नहीं कह सकते, मैं आपकी कोई भाभी वाभी नहीं हूँ। वो जो आपने देखा वो सब एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। मैं लड़का हूँ और मेरे और सर के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अंश आंखें छोटी किए उसे देखता है और कहता है, हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि वो चोर नहीं है। मैंने अपनी इन्हीं 2 आंखों से देखा था आप और भैया क्या गुल खिला रहे थे, और अब मुझे कुछ सुनना नहीं है, मैं बस भाई को बुलाने जा रहा हूँ, बाय। ये कहकर अंश वहाँ से चला जाता है और जिहान उसे पीछे से देखता रहता है और कहता है, नहीं मतलब हद है यार, और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। जिहान ओबरॉय मैंशन से निकलते ही सीधा घर आ जाता है और पैसों को छुपा कर रखने के बाद वो ऑफिस चला जाता है और सोचने लग जाता है कि कैसे वो साहित्य को गोल्डन स्टार में लेकर जाए। वहीं ओबरॉय मैंशन में अंश साहित्य को जबरदस्ती अपने दादाजी के कमरे में लेकर चला जाता है और उनके सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। और इस समय साहित्य को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई मुजरिम हो और उस पर कार्रवाई चलने वाली हो। दादाजी अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, मुझे पता चला है कि तुम और वो तुम्हारा असिस्टेंट, क्या नाम था उसका, जिहान, एक साथ थे। जिहान का नाम सुनते ही साहित्य अंश को घूर कर देखता है, क्योंकि उसे पता था कि ये आग अंश की ही लगाई हुई है, जो कि इस समय एक कोने में शांत होकर खड़ा था। साहित्य अपने दादाजी को देखते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है दादू, वो बस इत्तेफाक था, अंश का अचानक आ जाना और मेरा पैर फिसल कर गिरना। अंश जल्दी से बोलता है, अगर वो एक इत्तेफाक ही था तो आप कहीं और भी तो गिर सकते थे ना, आप जिहान भाभी पर ही क्यों गिरे? साहित्य जिहान के लिए अंश के मुंह से भाभी सुना आंखें बड़ी किए उसे देखता है और उसे ऐसे देखता पाकर अंश कहता है, अब ऐसे क्या देख रहे हो, कहीं आपकी नजरें अब मुझ पर तो नहीं? ये कहकर अंश जाकर दादाजी के पीछे छुप जाता है।